रामकिशोर अपनी बेटी निशा के साथ सूरजपुर गांव में रहता था। रामकिशोर की पत्नी का देहांत कुछ साल पहले ही हो गया था। तब से रामकिशोर ने अकेले ही अपनी बेटी को पाला पोसा। अब निशा 18 साल की हो चुकी थी और रामकिशोर बूढ़ा हो रहा था, जिस कारण वो अक्सर ही बीमार रहता। वो गांव के ही चौराहे पर आलू पूरी का ठेला लगाया करता था, जो कि ठीक ही चलता था। लेकिन बीमार रहने की वजह से वो अब ज्यादातर ठेला नहीं लगा पाता था और कई दिनों तक ठेला बंद ही रहता। अब तो ये बीमारी मेरी जान ले ले तो ही अच्छा। अब इस बीमारी के साथ मुझसे और नहीं जिया जाता। बाबा ऐसा क्यों कहते हैं? आपके बिना मेरा क्या होगा? इसलिए तो सोचता हूँ कि अपने जीते जी तेरे हाथ पीले कर दूं, तुझे पराया कर दूं, तो मैं भी चैन से मर सकूंगा। ये कहकर रामकिशोर अपने बिस्तर से उठकर काम पर जाने लगता है। तभी निशा उससे कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? आपकी तबीयत कितनी खराब है, आप कहाँ जा रहे हैं? ठेला लगाने जा रहा हूँ बेटिया। बहुत दिन हो गए काम पर गए हुए, और ठेला नहीं लगाऊंगा तो तेरी शादी के लिए पैसे कैसे जोड़ पाऊंगा। बाबा आपकी तबीयत कितनी खराब है, आप कुछ दिन ठेला मत लगाइए। घर में जो थोड़े पैसे रखे हम उसी से अपना खर्चा चला लेंगे। नहीं, तुम उन पैसों को हाथ लगाने की सोचना भी मत। वो पैसे मैंने तेरी शादी के लिए रखे हुए हैं, समझी? ये बोलकर रामकिशोर बीमार होने के बावजूद भी अपना ठेला लेकर निकल जाता है। रामकिशोर के ठेले के सामने ही एक पति पत्नी भी पूरी सब्जी का ठेला लगाते थे, लेकिन उनकी कुछ खास बिक्री नहीं होती थी। पर जब से रामकिशोर छुट्टी पर था, तब से उनका काम सही से चल रहा था। पर फिर से रामकिशोर को देखकर उनका मुंह बन गया। ये लो, फिर आ गया बुढ़ा। जी तो चाहता इस बूढ़े को भी इन पूरियों की तरह कढ़ाई में तल दूं। ठीक कह रही हो भाग्यवान, फिर से हमारी छाती पर मूंग दलने आ गया। वो दोनों ही रामकिशोर से बड़ा जलते हैं। अब रामकिशोर बीमारी की हालत में भी हर रोज काम पर आता। एक रोज ऐसे ही जब वो ठेले पर खड़ा था, तभी उसके सीने में जोर का दर्द उठा और वो चक्कर खाकर गिर गया। अरे ये क्या, ये तो बेहोश हो गया। मैं इसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाता हूँ। ओफो, तुम भी ना बिल्कुल बुद्धू हो जो समझते नहीं हो। अरे अगर ये बुढ़ा टपक गया तो इसमें हमारा ही फायदा है ना। अब वो उसे उनकी मदद करने से रोक लेती है। फिर गांव के कुछ लोग उसे अस्पताल पहुंचाते हैं। अपने बाबा की खबर मिलते ही निशा भी अस्पताल पहुंचती है। बाबा, मैंने आपको मना किया था ना, कुछ दिनों तक ठेला मत लगाओ, लेकिन आप भी कितने जिद्दी हो, पड़ गए ना बीमार। आपने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? ये कहकर निशा रोने लगती है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है। देखिए, आपके पिताजी को हार्ट अटैक आया था और हमें इनका ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए पूरे 1 लाख का खर्चा आएगा। हमें उनके दिल में एक तार डालनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, 1 लाख तो बहुत बड़ी रकम है, इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? देखिए, वो सोचने की जिम्मेदारी आपकी है। निशा रोते हुए घर आती है और अपने बाबा के बक्से में रखे वो पैसे गिनने लगती है जो उसने उसकी शादी के लिए जमा किए थे। ये तो पूरे 1.5 लाख है, लेकिन अगर मैंने इन पैसों को हाथ लगाया तो बाबा बहुत गुस्सा होंगे। लेकिन मेरे लिए उनकी जान से बढ़कर कुछ नहीं है और बचे हुए पैसों से घर खर्च निकल जाएगा। उस समय निशा को कुछ और नहीं सूझा और उसने उसमें से 1 लाख रुपए निकालकर अस्पताल में जमा करवा दिए। इसके बाद निशा खुद आलू पूरी का ठेला लेकर निकल पड़ती है और उसी चौराहे पर बेचने लगती है। लो, बुढ़ा गया तो बेटी आ गई। ना जाने ये दोनों कब तक हमारी कुंडली में राहु केतु बनकर बैठे रहेंगे। एक गया तो दूसरा आ गया। वहीं दूसरी तरफ निशा मन ही मन सोच रही थी, जब तक बाबा अस्पताल से लौटकर घर नहीं आ जाते, तब तक मुझे कुछ न कुछ करके फिर से पैसे जोड़ने होंगे और इसके लिए मुझे अपने व्यापार में कुछ नयापन लाना होगा। उस रोज वो बस यही सोचती रही। फिर उसे अपनी माँ के हाथ की बनाई हुई वो मेथी पूरी की सब्जी याद आती है जो उसकी माँ उसे खिलाती थी। वो अगले दिन अपने आंगन में लगी क्यारी से मेथी तोड़ती है और उसको आटे में गूंथकर मसाले के साथ तैयार कर लेती है। अब वो मेथी पूरी को आलू और गोभी की सब्जी के साथ परोसती है। वो अपने ठेले पर सादी पूरी, मेथी पूरी का बोर्ड लगा देती है। मेथी पूरी का नाम सुनकर अब ग्राहक उसके पास आने लगते हैं। अरे वाह, मेथी पूरी, ये तो मैंने पहली बार सुनी है। लगाओ लगाओ 1 प्लेट। वैसे कितने की है 1 प्लेट? जी 50 रुपए। बचपन में मेरी माँ बनाया करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद कभी किसी को बनाने ही नहीं आई और ना ही कोई मेथी पूरी बेचता है। मेरे लिए भी लगा दो 1 प्लेट। निशा उन दोनों को मेथी पूरी बनाकर देती है। उसके हाथों की मेथी पूरी सबको बहुत पसंद आती है।
अब उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। अब उसकी अच्छी कमाई हो जाती है। ऐसे कुछ दिन तक चलता रहा, लेकिन ये देख अब ममता और मोहन उससे जलने लगते हैं। इसको तो मैं मजा चखाऊंगी, बड़ी उछल रही है। अगले दिन जब निशा ठेला छोड़कर कुछ देर के लिए सामने रखे घड़े से पानी भरने जाती है तो पीछे से ममता उसके ठेले पर आती है और उसके आटे के कुछ हिस्से में चीनी मिलाकर चली जाती है। इस बात से अनजान निशा जब दोबारा आटा लगाती है तो उसमें मीठी मेथी की पूड़ियां निकलती हैं। अब आएगा मजा, अब मैं भी देखूं लोग ये मीठी पूड़ी कैसे खाते हैं। तभी एक औरत वहां आती है। बेटी, एक प्लेट मेथी पूड़ी तो लगाना। जी बस अभी गर्मा गर्म निकालती हूँ। निशा गर्मा गर्म पूड़ियां बनाकर उस औरत को देती है। वो जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालती है तो उसे खाने के बाद, ये क्या, मीठी मेथी की पूड़ी? क्या मीठी? हे भगवान, ये कैसे हो गया? कमाल की मेथी पूड़ी बनाई है आपने, मजा ही आ गया। ये सुनकर निशा खुश हो गई। अब ग्राहकों के पास खाने के लिए जहाँ सादी पूड़ी, मेथी का मसाला पूड़ी, तो वहीं अब साथ में मीठी मेथी पूड़ी भी थी, जो कि सब्जी के साथ बहुत ही अच्छी लग रही थी। अब उसके पास कई तरह की वैरायटी वाली पूड़ी थी। ये देख मोहन ममता पर चिल्लाते हुए कहता है, देखो, दूसरों का घर जलाने गई थी और खुद का ही जल गया। बड़ी गई थी ना उसकी लंका जलाने के लिए, लेकिन खुद ही बर्बाद हो गई। अब मुझे क्या पता था लोगों को ये इतनी पसंद आएगी। अब वो दोनों भी मेथी की मसाले वाली और मीठी पूड़ी बनाकर बेचते हैं, लेकिन लोगों को जो स्वाद निशा की पूड़ियों में मिलता था वो उनकी पूड़ियों में नहीं मिला, जिस कारण अब उनकी बिक्री नहीं होती और वो अपना ठेला बंद करके वहां से चले जाते हैं। निशा अब खूब कमाई करती है। कुछ दिनों बाद रामकिशोर भी अस्पताल से पूरी तरह ठीक होकर घर आ जाता है और अपनी बेटी की इतनी सफलता देख बहुत खुश होता है। दीनापुर नाम के गांव में आशा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी, जो कि बहुत ही खड़ूस थी। उसके परिवार में उसके अलावा कोई नहीं था। गांव में सभी जानते थे कि अगर हम उससे कुछ कहेंगे तो वो उसका उल्टा ही जवाब देगी। बुढ़ापे की दहलीज पर होने की वजह से उसमें खूब गुस्सा भर गया था और वो लोगों पर खूब चिल्लाती थी। लेकिन आशा देवी खाना बड़ा ही स्वादिष्ट बनाती थी। उसके खाने की खुशबू सबको उसके घर की ओर खींच लाती थी। एक रोज, अरे वाह, इस मटर पनीर में से बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो भरपूर मटर पनीर खाऊंगी। आज तो दावत है मेरी। अम्मा, आज क्या बना रही हो? बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। तू क्या करेगी जानकर, हैं? और क्यों आई है यहाँ? माँ ने ये दूध भिजवाया था। उनके हाथ से आपका दूध गिर गया था ना। अच्छा ठीक है, चल जा अब यहाँ से। रेनू वहां से चली गई। उस दूध को देख आशा ने सोचा, मटर पनीर के साथ मैं खीर भी बना लेती हूँ। आज मीठे में खीर खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। अब खीर बना रही हूँ तो साथ में थोड़ी पूरी भी निकाल लूंगी अपने लिए। वैसे भी तो कभी कभार ही पकवान खाने को नसीब होते हैं। लेकिन मावा तो है ही नहीं खीर में डालने के लिए। आशा देवी मावा लेकर घर लौट रही होती है, तभी उसे बिरजू मिलता है। क्या बात है काकी, मावा? लगता है आज कुछ खास बन रहा है घर पर। सुना है बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो तुम। अरे कभी हमें भी अपने घर पर बुलाया करो। क्यों? वो अपनी लुगाई को जाकर बोल, मैंने क्या तेरा कर्जा लिया है जो तुझे बनाकर खिलाऊं? हाँ? कुछ देर बाद आशा देवी घर पहुंचती है और खीर में मावा डालती है, जिससे उसके घर से खूब अच्छी खुशबू आने लगती है। वो खुशबू सूंघकर उसकी पड़ोसने किसी न किसी बहाने से उसके घर आती हैं, लेकिन आशा देवी बिना किसी को कुछ दिए ही वहां से भगा देती है। जब सारा खाना पककर तैयार हो जाता है तो वो अपने लिए थाली में पकवान डालती है और खाने के लिए बैठती है। लेकिन तभी उसे याद आता है, हे राम, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? भला मैं राम जी को भोग लगाना कैसे भूल गई? राम 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 राम, मैं अभी भगवान को भोग लगा कर आती हूँ। आशा देवी जब भी कुछ अच्छा बनाती तो भगवान को उसका भोग लगाने मंदिर जरूर जाती। उस रोज भी वो एक थाली में भोग निकालकर मंदिर चढ़ाने ले गई। क्या बात है काकी, आज क्या भोग लगाने आई हो भगवान को? आज पकवान बने हैं तो सोचा भगवान को भोग लगा दूं। भगवान के साथ साथ कभी ब्राह्मण को भी भोजन करवा दिया करो। तुम तो रहने ही दो पंडित, तुम्हारी जीभ कितनी चटोरी है ये सब हम अच्छे से जानते हैं।
भगवान का लगाया हुआ भोग भी तुम खुद ही खा जाते हो, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। इसीलिए आज मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। ये सुनकर गुस्से में पंडित वहां से चला जाता है। आशा देवी भी भोग लगाकर कुछ देर बाद घर लौट आती है, लेकिन घर पहुंचकर वो देखती है कि उसका सारा खाना खत्म हो गया है और सारे बर्तन खाली पड़े होते हैं। हे राम, मेरा सारा खाना कौन खा गया? फटे मुंह उसका। आशा देवी रोते हुए मुखिया के पास जाती हैं और उसे सारी बात बताती हैं। क्या कोई तुम्हारा सारा खाना खा गया? भला ऐसा भी क्या खास बनाया था तुमने, हैं? जो चोर तुम्हारे घर से पैसे सामान न चुरा कर खाना चुरा ले गया भाई, हैं? मुझे पता होता कोई मेरा खाना चुरा लेगा तो मैं तो पहले ही रसोई में ताला लगा जाती। मुखिया उसको आश्वासन देता है कि वो जल्द ही उस चोर को ढूंढ निकालेगा। घर आकर आशा देवी भूखे पेट ही सो गई। अगले दिन मुखिया उस बुढ़िया के पास आया और कहने लगा, आज तुम फिर वही खाना बनाना जो तुमने कल बनाया था। अच्छा, और ठीक वही चीजें दोहराओ जो कल दोहराई थी। जिसने भी चोरी की होगी वो फिर उसे खाने आएगा। हाँ, लेकिन मुझ बुढ़िया के पास अब उतने पैसे नहीं हैं। अरे ये लो पैसे रखो और अब वही करो जैसा मैं कहता हूँ, समझी? आशा देवी फिर से वही सब पकवान बनाती है और आज के पकवान की खुशबू तो कल से भी ज्यादा अच्छी थी। धीरे धीरे वही सब गांव वाले आशा देवी के घर के बाहर इकट्ठा हो गए और आशा देवी ने फिर से सबको भगा दिया और पकवान बनाने के बाद फिर से भगवान को भोग लगाने मंदिर चली गई। हे प्रभु, कल तो तुमने मेरे खाने की रक्षा नहीं की, लेकिन आज तुम उस चोर को पकड़वाने में हमारी मदद करना। मंदिर में आशा देवी भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि तभी दूसरी तरफ चोर मुंह छुपाए आशा देवी के घर में घुस आता है। फिर जैसे ही उसने खाना शुरू किया वैसे ही मुखिया ने उसे दबोच लिया। तभी आशा देवी भी मंदिर से आ गई। आशा देवी उस चोर के मुंह से कपड़ा हटाती है। वो चोर और कोई नहीं बल्कि मंदिर का पंडित ही था। पंडित, तुझे चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? अरे कुछ तो मान रख लेता अपना। अब क्या करता आशा काकी, तुम्हारी जीभ जितनी कड़वी है उतने ही अच्छे हैं तुम्हारे हाथों के पकवान। तुम्हारे खाने की खुशबू ही इतनी अच्छी थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया, और तुम तो जानती ही हो कि मेरी जीभ कितनी चटोरी है। अरे भाई, पंडित होकर चोरी? अब आज के बाद तुम गांव के मंदिर में से पंडित पद से हटाए जाते हो भैया। लेकिन कुछ भी कहो, आशा काकी, आपके हाथों के पकवानों की खुशबू की बात ही कुछ और है। ऐसी बात है तो बैठो मुखिया जी, मैं अभी परोसती हूँ पकवान। उस दिन आशा देवी के हाथ का खाना खाकर मुखिया भी हैरान रह गया। लाजवाब, क्या स्वाद है काकी। अब समझ आया क्यों गांव वाले तुम्हारे हाथों के पकवान खाने के लिए तरसते थे। काकी, मैं चाहता हूं कि तुम इस गांव में ढाबा खोलो जिसमें तरह तरह के पकवान बनाकर बेचो। इस तरह तुम्हारी कमाई भी हो जाएगी, साथ ही गांव के लोगों को तुम्हारे हाथ का बढ़िया पकवान भी खाने को मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं मुखिया जी? उसकी चिंता आप मत करो। अरे ढाबा खोल कर देने की जिम्मेदारी मेरी, बाकी उसमें स्वादिष्ट खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। इसके बाद गांव में गरीब बुढ़िया की रसोई के नाम से एक ढाबा खुलता है जिसमें वो गरीब बुढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाकर बेचती है।